हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिब्बाबंदी। इस टॉपिक में जानेंगे डिब्बाबंदी कैसे होती है और कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसमें की जाती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डिब्बाबंदी क्या होती है। तो डिब्बाबंदी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कि औद्यानिक फसलें हों या अन्य खाद्य पदार्थ हों, उनको आवात रूप से पात्रों में बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसे ऊष्मा द्वारा विसंक्रमित कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ बहुत ही लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। सन 1804 में फ्रांस के एक कॉन्फेसर थे जिनका नाम निकोलस एपार्ट था। उन्होंने सबसे पहले खाद्य पदार्थों को पात्रों में जीवाणु रहित आवात दशा में बंद करके और ऊष्मा द्वारा निर्जमीकृत करने की प्रक्रिया खोजी थी। उन्होंने एक अपनी बुक भी जो है आधुनिक डिब्बाबंदी पर प्रकाशित की थी, जिसका नाम था द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंसेस फॉर मैनी ईयर्स। और इसके अलावा इनके सम्मान में जो है इस प्रक्रिया को एपर्टाइजेशन कहते हैं और निकोलस एपर्ट को जो है फादर ऑफ कैनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिब्बाबंदी का सिद्धांत क्या होता है। तो जो मुख्य सिद्धांत ये है कि चाहे औद्यानिक फसलें हों या अन्य खाद्य पदार्थों को सड़ाने वाले सूक्ष्म जीवों के को आवात रूप से जो है पात्रों में बंद कर देते हैं, जिसके कारण वो कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं। फिर उसको ऊष्मा द्वारा भी संक्रमित करके जो है उन्हें खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपूर्तिता। आपूर्तिता का मतलब है एसेप्सिस। एसेप्सिस यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ उन्हें डिब्बे में बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद जो है उसमें कोई दूसरे प्रकार के जो है हमारे सूक्ष्म जीव पहुंच नहीं पाते हैं। और दूसरा है विसंक्रमण, स्टेलाइजेशन। और जो खाद्य पदार्थों में हमारे सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं उनको जो है ताप के द्वारा जो है विसंक्रमित कर दिया जाता है, निर्जीवीकृत कर दिया जाता है। अब डिब्बाबंदी की विधि देखते हैं। तो सबसे पहले फलों एवं सब्जियों को आपका चुनाव करना है। चुनाव करने के बाद आप उसका श्रेणीकरण कर लें, आकार के आधार पे, रंग के आधार पे या उसके साइज के आधार पे। उसके बाद इसे धुलाई एवं कटाई कर सकते हैं और किसी में कटाई करेंगे, किसी में जो है आप छीलना भी, जैसे मटर है तो मटर को आप छिलाई करेंगे। तो इस तरीके से धुलाई कटाई वगैरह कर लेते हैं। इसके बाद ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है। ब्लांचिंग की क्रिया में जो है उच्च तापमान पे जो है इसे कुछ समय तक 2 से 10 मिनट तक, ये वेरी करता है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, कौन सी कॉमोडिटी हम ब्लांच कर रहे हैं उसके लिए तापमान और समय निश्चित होता है। अधिक तापमान पे कम समय लगता है और कम तापमान पे अधिक समय ब्लांचिंग का होता है। तो ब्लांचिंग कर लेते हैं और ब्लांचिंग करने के बाद इसे ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद इसे कैंस में भरने से पहले चीनी अथवा नमक के घोल में भर देते हैं इसमें और इसके बाद वायु का निष्कासन कर देते हैं, जिसको एग्जॉस्टिंग या निर्वातन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है आवात रूप से बिना वायु के और उसके बाद प्रसंस्करण कर दिया था। आवात रूप से बंद करने का मतलब बिना वायु के बंद करना है। और उसके बाद जो है प्रोसेसिंग की जाएगी और प्रोसेसिंग करने के बाद इसकी डिब्बाबंदी, लेबलिंग और भंडारण किया जाएगा। जैसे कि आप जैम और जेली का डिब्बाबंदी करते थे, लेबलिंग करते थे, भंडारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है डिब्बाबंदी में भी डिब्बाबंदी करते हैं। तो इसके लिए फलों एवं सब्जियों के चुनाव के लिए हम देखेंगे अच्छी गुणवत्ता वाले ताज़े फलों और सब्जियों का चयन करना चाहिए। अगर आप खराब गुणवत्ता वाले फलों और सब्जियों का चुनाव करते हैं तो आपके कैंड फ्रूट की भी जो है या कैंड फूड जो है वो भी आपका ख़राब हो जाएगा। फल व सब्जियां धूल रहित होने चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई फॉरेन मटेरियल नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अगर धूल होगी या सूक्ष्मजीव होंगे तो फल एवं सब्जियों को सड़ा देंगे और उनकी गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। फल ठोस हों और कठोर हों, परिपक्व हों व समान रूप से पके हुए होना चाहिए। इसका आशय यह है कि अधिक पके और बिना पके फलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और फलों में जो है किसी भी प्रकार के कीट व रोग नहीं लगे होने चाहिए। अधपके और अपरिपक्व फलों को भी स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे जो है फल, जो अपरिपक्व फल होते हैं वो डिब्बाबंदी के दौरान सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ कर कठोर हो जाते हैं, जिससे जो कंज्यूमर होता है उसे प्रेफरेंस नहीं देता है। सब्जियां जो है मुलायम होनी चाहिए, सब्जियों में हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी आनी चाहिए। इसके अलावा फलों एवं सब्जियों का श्रेणीकरण करने के लिए जो है क्या करेंगे, जो विकृत हैं, जिनका आकार अच्छा नहीं है, जिनका रंग अच्छा नहीं है या फिर कहीं से कटे फटे हैं, उनकी छटाई कर देनी चाहिए। इसके बाद जो है उनकी परिपक्वता देख लेनी चाहिए कि कितना वो पके हुए हैं या कितना वो मैच्योर हुए हैं। उसके आधार पर इस पर श्रेणीकरण इनका कर देना चाहिए। फलों और सब्जियों को उनके आकार और रंग के आधार पर हम श्रेणीकृत करते हैं। श्रेणीकरण हाथ से भी कर सकते हैं और मशीनों द्वारा भी किया जा सकता है। सामान्यतः जो है एक पेंच और ब्लोरर प्रकार के श्रेणीकरण और ग्रेडर आते हैं जिनके द्वारा हम श्रेणीकरण करते हैं, और कभी कभी जो है सेमी मैकेनिकल जो है ग्रेडर आते हैं या सेमी ऑटोमेटेड ग्रेडर उन्हें कहेंगे, उनका भी उपयोग किया जाता है। जैसे चेरी, अंगूर और आलू बुखारा जैसे फलों का जो है श्रेणीकरण जो है साबुत फल के रूप में होता है, जबकि आड़ू, नाशपाती, खुबानी, आम, अनानास,
जिसमें बीज पाए जाते हैं ज़्यादातर, उनका जो है टुकड़ों में काटकर श्रेणीकरण किया जाता है। अब धुलाई की बात करें तो धुलाई हम क्यों करते हैं, जो फलों एवं सब्जियों के सतह पर मौजूद धूल के कण हैं उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जियों और फलों की धुलाई करते हैं। इससे न केवल रसायन और धूल के अवशेष हटते हैं, साथ साथ में सूक्ष्म जीव भी हट जाते हैं। धुलाई के लिए उपयोग में आने वाला जल ठंडा या गर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है। फलों और सब्जियों को कीटाणु रहित करने के लिए कभी कभी जो हम क्लोरीनेटेड वाटर 150 ppm अथवा जो पोटेशियम परमैंगनेट युक्त जल का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो सामान्यतः फलों और सब्जियों को हाथों से धोने से पूर्व जो है हौज में भर दिया जाता है, और इन बड़ी बड़ी हौदों में जो है फल और सब्जियां पड़े रहते हैं और इन्हें फिर हाथ के द्वारा धुला जाता है। कुछ जो मैकेनिकल या ऑटोमेटेड जो है सब्जी धुलाई के लिए भी मशीनें आती हैं, जिनमें जो है फल एवं सब्जियों के फुहार डालकर जो है डस्ट और सूक्ष्म जीवों को हटाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंगो का ये धुलने वाली मशीन है, जिसमें फव्वारे के द्वारा जो है मैंगो से फॉरेन पार्टिकल को हटाया जा रहा है। आप देखेंगे फलों एवं सब्जियों की छिलाई कैसे करते हैं। तो फलों एवं सब्जियों के प्रकृति के आधार पर छीलने और कोरनिंग की जो बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, जिसमें पहली जो विधि है जो आप घर में भी उपयोग में लाते हो, जैसे हाथ या चाकू से छील लेना फल एवं सब्जियों को। दूसरा मशीन द्वारा, मशीनें आती हैं उनसे भी छीले जाते हैं। और दूसरा ताप उपचार द्वारा, जैसे आप आलू को उबालते हो छीलते हुए, ताप उपचार के द्वारा भी आलू छीलने में आसानी हो जाती है, आपको चाकू की जरूरत उसमें नहीं पड़ती है। और अगला लाई घोल बनाया जाता है, लाई घोल के द्वारा भी आप सब्जियों को छील सकते हैं। तो हाथ द्वारा चाकू से छिलाई अगर आप करेंगे तो सभी फल और सब्जियां लगभग इस विधि से छीली जा सकती हैं। और मशीन द्वारा चाकू से छिलाई जो है सेब है, नाशपाती है, अनानास है, कुकुम्बर है, और इसके अलावा जो है आजकल पंपकिन्स भी जो हैं, जिनका जो है आजकल सॉस बनाया जा रहा है टमाटर के साथ मिलकर, उनका भी उपयोग जो है आप मशीन द्वारा चाकू से छिलाई से की जाती है। गर्म जल से छिलाई जो है टमाटर की जाती है, टमाटर को आप गर्म कर दें, छील लें। उसके बाद उच्च दबाव भाप से भी जो है आलू टमाटर की छिलाई या पानी से छिलाई भी की जा सकती है। अब घृसक जो है घिसने से आलू, अदरक, गाजर को हम क्या कर सकते हैं, घिस सकते हैं, आप घृसक कर सकते हैं। इसके अलावा लौ से छीलने पे कभी कभी बैंगन है, प्याज है, लहसुन है, अगर इसे लौ के द्वारा जो है फ्लेम के द्वारा भी छील सकते हैं। और आखिरी जो है लाई छीलना, ये नारंगी खंड है, आड़ू है, खुबानी, नेक्ट्रीन, नाशपाती को इस विधि से छोड़ते हैं या छीलते हैं। तो आपके मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा ये लाई छीलना क्या होता है। तो लाई एक प्रकार का कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 1 से 2% का उबलता हुआ जलीय घोल है, जिसका उपयोग छीलने के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति और गर्मी के स्रोत के साथ किया जाता है। तो आड़ू, खुबानी, गाजर और शकरकंद जैसे फलों और सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए उबलते अगर कास्टिक सोडा में इसका प्रतिशत कितना होगा, 1 से 2%, और कितने मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए जो है डुबो कर रख दिया जाता है। और रखने के बाद जो है गर्म लाई नीचे के गूदे से जो है त्वचा को क्या कर देती है, ढीला कर देती है, जिससे हाथ से हल्के हाथों से रगड़कर हटा दिया जाता है। लाई द्वारा छीलने के बाद जो है, क्योंकि लाई जो है छीली जा रही है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपके जो फल और सब्जियां हैं ये क्षारीय हो जाएंगे। तो इनको हमें न्यूट्रलाइज करना होगा, और न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर कोई क्षार है तो क्या डालेंगे, अम्ल डालेंगे। तो इसके लिए अम्ल का प्रयोग करेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या साइट्रिक एसिड है। तो तम इनका घोल होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो सांद्र नहीं करेंगे, सांद्र में तो आप भी जल जाओगे, सब्जी भी नहीं बचेगी। तो तनु घोल जो है, यानी कि डाइल्यूटेड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या साइट्रिक एसिड से जो है कुछ समय के लिए फलों को डुबो दिया जाता है, जिससे जो है न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग क्या है, जो हमारे फल और सब्जियां छील कर तैयार किए गए हैं उनको हम क्या करेंगे, अब ब्लांच करेंगे। ब्लांचिंग में हम क्या करते हैं, खौलते हुए पानी में जो है, जल में जो है 2 से 5 मिनट तक फल एवं सब्जियों को डाल देते हैं। जब डालेंगे तो ये इनका गूदा जो होगा वो मुलायम हो जाता है, और हाथ से छूकर देखेंगे अगर गूदा मुलायम हो गया तो इनकी ब्लांचिंग हो जाती है। उसके बाद इसे जो है बहते हुए पानी में ठंडा कर लिया जाता है। तो ब्लांचिंग का समय और तापमान जो है, आपकी सामग्री कौन सी है, उसकी एल्कली है या एसिडिक है, उस पर निर्भर करता है। ब्लांचिंग का तापमान भी जो है कमोडिटी टू कमोडिटी वेरी करता है। ब्लांचिंग की जो है पर्याप्तता को जांचने के लिए कि ब्लांचिंग हो गई है या नहीं हुई है, तो परऑक्सीडेज एंजाइम की निष्क्रियता को संकेत के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जो कॉमर्शियली स्तर पे है। तो देख लेते हैं, परऑक्सीडेज एंजाइम की अगर निष्क्रिय हो गया है तो आपकी ब्लांचिंग पूर्ण रूप से हो चुकी है। ब्लांचिंग के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए, सूक्ष्मजीवों की मात्रा व संख्या को कम करने के लिए, प्रसंस्करण से पहले उत्पाद को
पहले से गर्म करके साफ़ करना होता है। तो उत्पाद अगर ब्लांचिंग में डालोगे तो कोई सूक्ष्म जीव ही नहीं बचेंगे, तो एक प्रकार से यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नष्ट हो जाते हैं। ब्लांचिंग में भी ऊतक जो हो जाते हैं नरम हो जाते हैं, और जब भंडारण करते हैं, कैनिंग करते हैं, तो उसमें जब भी कंज्यूमर इसे कंज्यूम करता है तो जो हमारे उत्पाद होते हैं वो नरम होते हैं, और ऑर्गेनोलेप्टिक जो स्कोर होता है इसका बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ब्लांचिंग कर देने से। तो कंटेनर में बने अत्यधिक दबाव को रोकने के लिए जो है कच्चे फल में इंसुलेटर गैसों को बाहर निकालने के लिए भी ब्लांचिंग का उपयोग कर सकते हैं। ये गर्मी जो हमारा हीट प्रसंस्करण के दौरान जो है ये हीट को एक दूसरी जगह से क्या कर देता है, हस्तांतरित कर देता है। डिब्बे में निर्वात का विकास हो जाता है जिससे आंतरिक जंग वगैरह कम लगती है। इसके अलावा मटर और पालक जैसी सब्जियों के हरे रंग में वृद्धि करना भी ब्लांचिंग का एक उद्देश्य है। स्वाद और गंध में सुधार भी आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है अवांछित पदार्थ हैं जो हीट में क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ब्लांचिंग में समाप्त हो जाते हैं। अब ब्राउनिंग को रोकने के लिए की जाने वाली जो क्रियाएं हैं, ब्यूरिणीकरण को कैसे रोका जाए, तो एक जो है सल्फाइट उपचार करते हैं। तो फलों को अगर 2000 से लेकर 4000 ppm सल्फर डाइऑक्साइड युक्त घोल में 2 से 5 मिनट तक हम डुबो दें तो ये जो है फल का जो है ब्राउनिंग नहीं आती है। और अंगूर के जो निर्जलीकरण में हमेशा जब भी अंगूर को डिहाइड्रेशन करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फ्यूमिगेशन या धूमन भी किया जाता है। अगले कुछ अम्ल हैं जो भूरेपन को रोकते हैं, जैसे कि साइट्रिक अम्ल, फ्यूमरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक और फास्फोरिक अर्ध शामिल हैं। तो घोल का कम पीएच जो होता है उसमें एंजाइम पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करने के लिए जाना जाता है। ज़्यादा पीएच पे पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज ज़्यादा सिंथेसिस होता है। इस प्रकार ये जो है अगर अम्लीय चीज़ों को जैसे साइट्रिक अम्ल, फ्यूमरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं तो आपके जो कैंड फूड हैं वो जल्दी ब्राउन नहीं होंगे। भूरेपन को रोकने के लिए छिलके वाले फल जो हैं स्लाइस या कटी हुई सतह को 1 से 2% जो है साइट्रिक एसिड घोल में डुबोया जा सकता है। इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, प्रत्याक्षी कारक। तो प्रत्याक्षी कारक जो मुख्य रूप से यूज किया जाता है उसका नाम है एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट है यानी कि ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन का ये भक्षण करेगा। तो भक्षण करने के कारण जो है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो है एंजाइम है वो नहीं बन पाता, ना परऑक्सीडेज एंजाइम के अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ये क्यूनोन को भी कम कर देता है। तो इसी के कारण जो है भूरे रंग के पिगमेंट में रूपांतरण नहीं हो पाता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज का, जो वैक्यूल में पाया जाता है। तो चीनी, एस्कार्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड को भी कभी कभी आपस में मिलाकर ऑक्सीकरण को रोका जाता है क्योंकि चीनी अगर हम डाल देंगे तो स्वाद जो है टेस्ट थोड़ा सा खराब हो जाएगा, इसलिए एस्कार्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड से शुगर और एसिड का रेशियो बनाकर ऑक्सीकरण रोका जाता है। अगले चीटोसन भी है। तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोकने के लिए जो है चीटोसन का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नमक जो है वो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के लिए अवरोधक का काम करता है। और जितनी भी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है उसके लिए जो मेजर एंजाइम है वो पीपीओ या पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज ही है। तो आप जानेंगे भराई कैसे डिब्बे में भरते हैं। तो तैयार डिब्बाबंदी के लिए पात्र जो है टिन के डिब्बों का प्रयोग करना चाहिए, और टिन के डिब्बे जो है पहले से ही स्टेलाइज या निर्जीवीकृत होने चाहिए। फिर इन एक तरफ से ये क्या किए जा सकते हैं, डिब्बे खोले जा सकते हैं। डिब्बों को एक तरफ से खोल लो। इन डिब्बों को जो है गर्म जल से फिर क्या किया जाता है, धोया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव जो हैं डिब्बे में मौजूद ना रहें। और फिर जो हमने तैयार फल एवं सब्जियां की हैं उनको हाथों के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा डिब्बों में भर दिया जाता है। फिर जो है सामान्यतः देखा होगा आपने सादे रंग के डिब्बों का जो है प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैसे अंगूर हैं, आलू बुखारा है, स्ट्रॉबेरी है, इनको रंगीन फल हैं तो इनका डिब्बा बंद करने के लिए जो रंगीन या लैकर डिब्बों का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डिब्बा बंद फलों के मामले में फलों का जल रहित भार जो है उनका मूल भार का 50% से, और बेरी फलों का जल रहित भार उनके मूल भार के 40% से कम नहीं होना चाहिए। तो 50% जितने भी फल हैं बेरी फल को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि बेरी फल का जो मूल भार है वो 40% से कम नहीं होना चाहिए उनके मूल भार से। इसी प्रकार अगर सब्जियों का जो हम देखें जल रहित भार उनके मूल भार से 55% से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन टमाटरों में सीमा जो है 50% तक होती है। तो अतः हम कह सकते हैं सब्जियों का डिब्बे या पात्र की कुल क्षमता के लगभग 60% भाग तक भरा जा सकता है। इसके बाद हम अगर फल हैं तो ज़्यादातर चाशनी में उनको संरक्षित करते हैं और सब्जियों को नमक घोल में संरक्षित करते हैं। तो फलों को जो है गर्म चीनी के घोल में इसका जो तापमान होगा 79 डिग्री से लेकर 82 डिग्री सेंटीग्रेड से है उसमें भर देते हैं। पात्र का ऊपरी हिस्सा जो है 0.3 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर खाली रहना चाहिए।
तो इतना ये स्पेस होना चाहिए। और हेड स्पेस आपसे पूछ लेते हैं, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, तापमान भी और कितना स्पेस खाली रखना चाहिए कैन का, तो 0.3 से लेकर के 0.5 सेंटीमीटर। सामान्यतः 10 डिग्री से 55 वृक्ष जो है सुक्रोज वाली चाशनी का उपयोग कैनिंग के लिए करते हैं, और इसकी सांद्रता जो है निर्भर करेगी कौन से फल और सब्जी को हम, ज़्यादातर फलों को ही चाशनी में करते हैं, तो कौन से फल को जो है हम स्टोरेज कर रहे हैं या कैंड कर रहे हैं। तो 20 डिग्री वृक्ष का अगर आपको घोल तैयार करना है तो सीधे 250 ग्राम चीनी को 1 लीटर जल में हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। लेकिन अगर आपको 50 डिग्री वृक्ष का घोल तैयार करना है तो 1 किग्रा चीनी में जो है 1 लीटर जो है घोल तैयार कर लेते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। अगर हम 200 ग्राम चीनी को जो है ले लें और उसे घोल कर जो है फाइनल वॉल्यूम अगर 1 लीटर भी बना लें तब भी 20 डिग्री का बन जाएगा। 250 ग्राम डालने का मतलब ये है कि 1 लीटर जल भी होगा और 250 ग्राम चीनी डालोगे तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा उसका कितना होगा, 1250 हो जाएगा। और 1250 का 250 कितना होता है, 20%। तो 20 डिग्री वृक्ष वाला घोल हम बना लेते हैं। कभी कभी चाशनी की सुगंध तथा उसका पोषक तत्व भी हमें मान बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर को सुगंध पसंद है और माल न्यूट्रिशन ना हो, इसके लिए पोषक तत्व मान भी बढ़ा देते हैं। इसके लिए हम सिट्रिक एसिड और एस्कार्बिक अम्ल को मिला देते हैं। तो फलों में चाशनी क्यों मिलाई जाती है कैनिंग करते समय? पहला जो इसका कारण है स्वाद को बढ़ा देना। दूसरा जो है कि अगर जो पात्र हैं उनके बीच में अगर फल एवं सब्जियां भरेंगे तो पूरी तरीके से पात्र को भर नहीं पाएंगे, हर्मेटिकली वो बंद नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए पात्र के बीच में जो खाली स्थान रहता है उसे अच्छी तरीके से भरा जा सके और आगे चल के जब प्रसंस्करण हो तो उसको सुविधाजनक बनाया जा सके। क्योंकि जब प्रसंस्करण होगा, हीट ट्रांसफर का मेथड आपको पता है, हीट ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण विधि। तो संवहन के द्वारा जो है हीट कहाँ तक पहुँच जाए, फलों के ऊतकों तक पहुँच पाए, इसीलिए चीनी का घोल उसमें डाल देते हैं। इसके अलावा जो है ब्राइन की अगर बात करें तो नमक के घोल को ब्राइन कहते हैं और ब्राइन का उपयोग जो है सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए किया जाता है। वहीं जो है सिरप का उपयोग किसके लिए किया जा रहा था, फलों की डिब्बाबंदी के लिए किया जाता था। तो इसमें जो है 1 से 3% जो है साधारण नमक वाले ब्राइन का उपयोग किया जाता है। तो साधारण नमक NaCl का जब जल में विलय किया जाता है, घोला जाता है, तो विलयन जो बनता है उसे ब्राइन कहते हैं। और सब्जियों को संरक्षित रखने के लिए डिब्बाबंदी में 1 से 3% जो है नमक वाले सोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी जो तापमान रखेंगे इस घोल का भरते समय वो 79 से लेकर 82 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और हेड स्पेस इसमें भी 0.3 से लेकर के 0.5 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए। तो इसका भी उद्देश्य जो है सब्जियों का स्वाद बढ़ाना है, सब्जियों के बीच खाली स्थान को भरना है और प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाना है। तो निर्वातन की अगर बात करें तो पात्रों से प्रसंस्करण से पूर्व वायु व गैस को निकालने की विधि को निर्वातन या रेचन कहलाती है और इस विधि को जो है इंग्लिश में एग्जॉस्टिंग कहते हैं। एग्जॉस्टिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सूक्ष्म जीवों को जो है विकृति को रोक देना होता है, साथ ही मलिनीकरण के जोखिम को भी कम कर देना है, जो कि जो है कील जो कैन में लगाई जाती है, जो लोहे का मटेरियल लगाया जाता है, उससे जो मोर्चा लग जाता है उसके मलिनीकरण को भी रोक देना होता है। क्योंकि अगर वायु नहीं रहेगी तो फेरस जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर फेरस ऑक्साइड नहीं बना पाएगा और मलिनीकरण या मोर्चा नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो है अगर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो विटामिन सी भी बहुत ही दिनों तक जो है उसमें बनी रहती है, प्रतिधारित रहती है और डिब्बे जो है आखिरी में उभर जाते हैं, ब्लजिंग जिसको बोलते हैं, उसको भी रोकने के लिए एग्जॉस्टिंग जरूरी है। आप ये एग्जॉस्टिंग मशीन देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है ऊष्मन विधि द्वारा जो है ज़्यादातर जो है निर्वातन में जो है पात्र या डिब्बों को जो है गर्म जल से भरे किसी हवद या भाप के निर्वातन बक्से से हम क्या कर देते हैं, गुजारते हैं। तो एक में सबमर्ज कर देते हैं, दूसरा एक मशीन होती है रोटेटर टाइप की जो चलती रहती है और उसके अंदर जो है कैन भरे हुए रहते हैं। तो फल वाले डिब्बे या पात्रों का निर्वातन जो है 82 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे 7 से 10 मिनट तक हम कर सकते हैं, अथवा तब तक किया जाता है जब तक कि पात्र का जो केंद्र है उसका तापमान 74 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता है। सब्जी वाले जो पात्र हैं इनका निर्वातन थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर कर देते हैं, 90 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और 7 से 10 मिनट तक ही करते हैं, अथवा तब तक किया जाता है जब तक इनके केंद्र का तापमान यानी पात्र का जो केंद्र है, सेंटर है, उसका तापमान 77 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो पाए। भली प्रकार के निर्वातन से पात्रों या डिब्बों की कोरों और सीलों पर दबाव कम हो जाता है। निर्वातन का समय व तापमान पात्रों या डिब्बों में मौजूद पदार्थ के आकार के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन ये दोनों इतने पर्याप्त होने चाहिए कि प्रसंस्कृत अथवा ठंडे डिब्बों या पात्रों में 12 से 15 इंच HG का निर्वातन हो, यानी कि जो इसमें दबाव होना चाहिए वो 12 से
15 इंच तक होना चाहिए ये निर्वातन का। तो आप जान गए कि फलों का जो निर्वातन है यानी एग्जॉस्टिंग है वो 82 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है, जबकि सब्जियों की एग्जॉस्टिंग 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है। दोनों का समय जो है 7 से 10 मिनट ही है। और दूसरा अंतर यह है कि जो फलों का निर्वातन किया जाता है उसके केंद्र का तापमान जो 74 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक ना हो जाता तब तक किया जाता है, जबकि सब्जियों का 77 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाना चाहिए। और दबाव जो है 12 से 15 इंच HG होना चाहिए, तब तक निर्वातन आपको करना है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो डिब्बों की सील बंदी, तो निर्वातन के तुरंत बाद जो है डबल सीमर का उपयोग करके डिब्बों को सील किया जाता है। इसमें 2 चरण होते हैं। सबसे पहले क्लिंचिंग होती है, रोलर के बीच इसके जो है डिब्बे के ढक्कन को रखते हैं। फिर उसके बाद रोलिंग या प्रेसिंग होती है जिसमें उस डिब्बे को प्रेस कर देते हैं। तो डबल सीम डिब्बों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है प्रसंस्करण करते हैं। तो सभी फलों व अम्लीय सब्जियों को जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर प्रसंस्कृत किया जाता है। जितने भी फल हैं और अम्लीय सब्जी यानी कि टमाटर और रुबार, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है। ऑटोक्लेविंग भी कर सकते हो, प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हो, और बड़े बड़े मशीन्स भी आ जाती हैं जो कैनिंग के निर्जीवीकरण के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये जीवाणु तथा बीजाणु कुछ शर्करा वाली चाशनियों में जिनका उपयोग सामान्यतः फलों की डिब्बाबंदी में किया जाता है नहीं उग पाते हैं। सब्जियां सामान्यतः गैर अम्लीय होती हैं, केवल टमाटर रुबार जो हैं तो सब्जियां अम्लीय नेचर की होती हैं, जिन्हें हमें जो है 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड के उस तापमान पर क्या कर लेना चाहिए, प्रोसेसिंग कर लेना चाहिए, जब उनकी सीलबंदी कर सकें। और उसके बाद प्रसंस्करण की प्रक्रिया किसी रिटॉर्ट में जो है 0.70 से लेकर 1.05 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर जो है दबाव पर, जैसे 10 से 15 पाउंड जो है पर वर्ग इंच या तो कह लीजिए दबाव पर की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक मशीन है जो सीमिंग मशीन है, और डबल सीमिंग मशीन है जो कैंस को सीम करती है। इसके अलावा जो है आगे की जो डिब्बाबंदी की प्रोसेस है यानी कि लेवलिंग, और लेवलिंग करने के बाद स्टोरेज करना। इसके अलावा मटर की डिब्बाबंदी जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, वो आगे वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।